प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं उसको आप जरूर अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लासेस होगी तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाएगा। देखिए पहला नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, आप सही सही आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। अब आप बताओ जी, निम्नलिखित में कौन सा जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है, फीता कृमि, केचुआ, घरेलू मक्खी या फिर जोंक। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घरेलू मक्खी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हाउस फ्लाई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी लगा लो तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा और याद भी करते चलो। देखिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है। लीची का जो खाया जाने वाला भाग है वो क्या कहलाता है, बताओ आप सभी। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म, यानी कि बीज चोल कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 2 का भाई डी लगा लो तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए याद रखिएगा और इन सारे प्रश्नों को याद भी करते चलेगा। देखिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, जीवों के जन्म से लेकर क्या, जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई। जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है उसे हम लोग जीवन काल कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है, यानी कि लाइफ स्पान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा कि इनमें किसमें जो है अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प खिलते हैं, वो हो जाएगा बांस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने है, अनुन्मील्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। अब बताओ जी क्या होते हैं, स्वपरागित होते हैं, परपरागित होते हैं, यानी कि ए और बी दोनों जगह, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से आप लगाओ। तो अनुन्मील्य पुष्प जो होता है वो निश्चित रूप से स्वपरागित होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, लगा लो। सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है। अब लगाओ कौन सा होता है जो नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ कौन सा होता है, बताओ आपसे। भ्रूण होता है, अंतःभित्ति होता है, या फिर भ्रूणपोष होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह हो जाता है एंडोस्पर्म, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 का सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये तो क्वेश्चन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताओ आप सभी। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन कॉल्ड, क्या होता है। तो ये कहलाता है गैमीटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक जनन कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 का बी राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं। द्विनिषेचन में भाई कितने केंद्रक भाग लेते हैं। हाउ मेनी न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इज डबल फर्टिलाइजेशन, कौन सा होगा भाई। इसमें 5 जो होता है भाग लेता है, यानी कि 8 का जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुका है, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है ये बताना है आपको। तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। 9 का यह हो जाता है टेपिटम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया राइट आंसर है। लगा लो 9 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है जी, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 का तो मैं बता दूं, मानव मादा में अंडे का जो निषेचन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आपसे भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है, बताओ आप सभी। तो यह होती है किससे, आप बताओ। तो यह होती है वृषण से, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांध्याकरण प्रक्रिया को
कहते हैं, क्या कहते हैं? अब बताओ आप सभी कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा 12 का, तो यह हो जाएगा कौन सा? यह हो जाता है नलिका उच्छेदन, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ये एक बार इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दिया गया था ट्यूबेक्टोमी, याद रखिएगा इसको भी। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा है जो यौन संचारित रोग है? 13 का करेक्ट आंसर आप लगाओगे, कौन सा हो जाएगा भाई 13 का? तो यह हो जाएगा सिफिलिस, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। 400 शुक्राणु निर्माण में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होगी? 400 शुक्राणु निर्माण में भाई कितने द्वितीयक शुक्राणु की आवश्यकता होगी, ये बताना आपको। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 200, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है? दुग्ध ग्रंथि जो है वो किसका रूपांतरण है, ये बताओ आप सभी। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी? कौन सा? श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, व्हाइट ग्रंथि हो जाएगा, गैलैंड हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 16 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय क्या है? संतानोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय पूछा गया आप सभी से, कौन सा होगा? हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां, यांत्रिक विधियां, या इनमें से सभी? तो मैं बता दूं यह हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी, हार्मोनल मेथड, नेचुरल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने, बताओ जी किस नियम से जाने जाते हैं ये? मटर के पौधे पर कार्य हेतु, अनुवांशिकी के नियम हेतु, या ये और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो मेंडल जी जाने जाते हैं मटर के पौधे के कार्य हेतु या और अनुवांशिकी के नियम हेतु, ऑप्शन सी लगा लो, ए और बी दोनों हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। द्विसंकर क्रॉस में लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है, द्विसंकर क्रॉस में लक्षण प्रारूप का अनुपात कितना होता है? तो आपको भी पता होगा 9:3:3:1 होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 18 का ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। दो समरूपी एलील युक्त जीव है, दो समरूपी एलील युक्त जीव कौन सा है, ये पूछा गया आपसे से। कैसा होता है? प्रभावी होता है, संकर होता है, विषम युग्मजीय होता है, या फिर सम युग्मजीय होता है? यह हो जाता है कौन सा? सम युग्मजीय, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। डीएनए के कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं, और यहाँ क्वेश्चन आया है कि डीएनए के कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कह देते हैं कौन सा? एक्सॉन कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगर नॉन कोडिंग क्रम पूछे तब इसको हम लोग इंट्रोन कहते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अभी का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एक्सॉन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। जंक डीएनए किसको कहा जाता है? जंक डीएनए जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, ये बताओ आप सभी। तो यह कहा जाता है नॉन कोडिंग क्रम को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। 21 का जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या होती है, कितनी होती है भाई? साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या कितनी होती है, बताओ आप सभी। यह हो जाता है ऐसे भाई, कितना होता है? तो 3 ही तो होता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर है। ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। रोधकूट की संख्या होती है, कितनी होती है? द नंबर ऑफ ब्लॉक कोडिज कितना होता है? तो रोधकूट की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखिए, लेक ओपेरोन का घटक नहीं है, निम्नलिखित में कौन है जो लेक ओपेरोन का घटक नहीं है? तो वो हो जाता है प्राइमर जीन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 का ए इज द करेक्ट आंसर। आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसीलिए याद रखिएगा आप सभी। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत जो है वो किनके द्वारा दिया गया है, ये पूछा गया आप सभी से। तो किनके द्वारा दिया गया है बताओ आप सभी। यह हो जाएगा कौन सा? लेमार्क के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। किसी समष्टि में जीन का कुल योग कहलाता है, क्या कहलाता है? किसी समष्टि में जीन का जो कुल योग कहलाता है वो क्या कहलाता है, बताओ आप सभी। यह कहलाता है जीन पूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
26 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। इनमें कौन सी बीमारी प्रतिपिंड द्वारा उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी है जो प्रतिपिंड द्वारा उत्पन्न होती है? बताओ आप सभी। तो मैं बता दूं 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हेजवर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। ऑन्कोजिन्स इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? ऑन्कोजिन्स जो है वो किसके लिए उत्तरदायी है? तो वो हो जाएगा कैंसर के लिए, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। अल्कोहल द्वारा किस अंग पर कुप्रभाव पड़ता है? अल्कोहल द्वारा सबसे अधिक जो कुप्रभाव पड़ता है वो पड़ता है लीवर पर, यानी कि यकृत पर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया? रेबीज का जो टीका है वो किसने प्रचलित किया है? बताओ आप सभी। तो मैं बता दूं यह क्या है, किसने? तो यह क्या है, पास्टर साहब ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुका है। कल्याण सोना किसका किस्म है? कल्याण सोना जो किस्म है वो किसका किस्म है ये बताना है आपको। तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 का। यह हो जाएगा कौन सा? गेहूं का प्रोन्नत किस्म है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। मेहसाना किसकी प्रजाति है? अब लगाओ जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Whose species is मेहसाना, कौन सा हो जाएगा? तो ये भैंस की प्रजाति है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। HIV आक्रमण करता है, किस पर आक्रमण करता है भाई? ये करता है कौन सा? टी लिम्फोसाइट पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 33 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। यीस्ट का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? यीस्ट का उपयोग जो है वो किसके निर्माण के में किया जाता है ये बताना आपको। तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, 34 का। तो यह हो जाएगा एथिल अल्कोहल, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 34 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? किसमें किया जाता है भाई? कृत्रिम बीज का निर्माण जो है वो किसमें किया जाता है? बताओ आप सभी, यह किया जाता है किसमें? तो कायिक भ्रूण में। लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, 35 का जो हो जाएगा कायिक भ्रूण में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आज के क्लास में हम लाए थे 35 ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इन सारे प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।